जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। जो 68th बीपीएससी का जो पेपर हुआ है 2022 में बिल्कुल लेटेस्ट पेपर लगाएंगे। और इसका एग्जाम कब हुआ है तो 12 फरवरी को हुआ है, 12/2/2023 को। तो बिल्कुल अपडेटेड है, रिवाइज आंसर की से लगाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप लगातार देख रहे हैं कि 50% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं लगभग एग्जामों में। तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर पे काम किए हैं, 2 4 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, तो आपको डिक्टो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वही सब क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती आई है, उसके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, बिहार पीसीएस या फिर बिहार पीएससी का जो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो 5 ऑप्शन वाला एक आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है, ये जो ई ऑप्शन दे देता है, ई ऑप्शन, उससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए भी ये थोड़ा-सा आप लोगों का माइंडसेट बनेगा कि 5 ऑप्शन से कैसे निपटा जाए और क्या-क्या ऑप्शन में जो दुविधाएँ होती हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसके बारे में भी ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर पूछा कैसे जा रहा है, करंट अफेयर का पैटर्न क्या है, कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, ये सब एक आइडिया लगेगा। जैसा कि लगातार आप लोगों ने देखा होगा, बिहार पीसीएस का जो सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है, वो हिस्ट्री रहा है। उसके बाद हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन मान के चलिए, 30 प्लस क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री के, है ना? और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से? साइंस से। तो हम एक-एक करके चीज़ों को देखेंगे और एक आइडिया लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो चलिए हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि करंट अफेयर का पैटर्न क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये 2022 का पेपर है जो 2023 में हुआ है। 68 बीपीएससी के डॉट का पेपर है ये, और रिवाइज आंसर की जो अपडेटेड आई है उससे मिलान करके आंसर आप लोगों को बताना है और एकदम चीजों को जीरो से हम लोग देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जोड़े जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, कार्टिलेज। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। लाइकेन से क्वेश्चन देखिए, साइंस बड़ा फेवरेट रहा इसका, साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। कह रहा है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना? लाइकेन से जो क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, वो कौन रहते हैं? शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? शैवाल और कवक, ए इज द राइट आंसर। शैवाल और कवक से ही लाइकेन बनता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाइकेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सहजीवी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इन दोनों का बनता है शैवाल और कवक का। चलिए, ये भी पूछा जाता है कि जो सहजीवी रिलेशनशिप है वो किसके किसके बीच में है, तो शैवाल और कवक के बीच में बनता क्या है? लाइकेन। अगला सवाल देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बाकी पैटर्न यही रहेगा। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती हैं कैसे? ये थोड़ा सा टफ रहा है क्वेश्चन लोगों के लिए, है ना? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आद्य स्तर के साथ एक कोण पर, है ना? बी इज द राइट आंसर। चलिए,
अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। 5 ऑप्शन है आपके पास, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डब्ल्यू डब्ल्यूबीसी के ये जो कोशिका है उसमें लिम्फोसाइट होते हैं। तो उसमें लिम्फोसाइट 3 होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और एनके लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम करता है, टी लिम्फोसाइट। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की, ये पेज थोड़ा सा मुश्किल है, इसके बाद वाला पेज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ जाए। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 5 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसमें कौन सा गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत पूछ रहा है, तो इसमें गलत कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ये बात जो कह रहा है ये गलत है, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। फिजिक्स से क्वेश्चन बने हैं, अच्छा सवाल है। बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है ना, साइंस में अगर पूछेगा तो। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होता है? 5 ऑप्शन है आपके पास। तो प्रतिबिंब कैसा होगा वही पूछ रहा है। तो कम चमक वाला एक घोड़ा, कम चमक वाला एक घोड़ा, यानी कि इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी इज द राइट आंसर, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, इसके द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता जो है निर्धारित की जाती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्योंकि सवाल काफी ज्यादा है इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सवालों को देख लिया जाए, एक आइडिया आपको लग जाए। देखिए ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फोटोवोल्टिक सेल, बी इज द राइट आंसर, फोटोवोल्टिक सेल। अगला सवाल देखेंगे। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? 5 ऑप्शन है, रोलिंग घर्षण, कर्षण, सर्पी घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को टेकल करना है ना। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होंगे जो शिक्षक भर्ती है, लेकिन हाँ बिहार पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे ही। तो इसका जो राइट आंसर है रोलिंग घर्षण इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अब उम्मीद है कि कुछ स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए असुविधा के लिए हमें खेद है, लगाइए भैया इसको। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो 5 ऑप्शन है, 4 नहीं है 5 है। कैसे सक्षम बनाता है भैया? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे।
11वां सवाल है, निम्नलिखित में से एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, कौन सा है? धनावेशित कण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अल्फा कण। क्या होगा? अल्फा कण। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, 12वां है, इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो आप लोग बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अच्छा आगे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। कह रहा है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवन सामान्य गुजरा होगा तो अनुभव होगा। अगर दाईं ओर तेजी से मोड़ रहा है तो झुकेंगे किधर? बाईं ओर। सी इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल बीपीएससी पूछता है भैया, है ना? और क्वेश्चन का पैटर्न यही है, देख लीजिए आप लोग, और बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्प्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? 5 ऑप्शन है, आप बताइए इसका राइट आंसर वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन निश्चित आयतन होता है? 5 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मिट्टी का तेल। सी इज द राइट आंसर। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होता है उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैसों का ना निश्चित आयतन होता है और ना निश्चित आकार होता है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। 5 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? अब ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सा योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड भी योगदान करता है, नाइट्रस भी, मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ओजोन भी है, जलवाष्प भी है ना? ये सब भी प्राथमिक गैसें हैं जो
ग्रीन हाउस जो है योगदान देती हैं ग्रीन हाउस में या ग्लोबल वार्मिंग में। अगला सवाल देखेंगे, 19 नंबर सवाल है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है COOCCH सॉरी HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? 5 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड। बी इज द राइट आंसर, ऑक्सैलिक अम्ल। चलिए अगला सवाल देखेंगे, साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछता है वो। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आसुत जल और दो में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला होता है? ध्यान देना, पूछ क्या रहा है, लाल लिटमस नीला हो रहा है किसमें? आसुत जल में, अम्ल में, क्षार में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा सी, क्षार। लाल लिटमस नीला हो रहा है तो बताएंगे क्षार, लेकिन नीला लिटमस अगर लाल होता तो अम्ल होता। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सिरका है, एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगर पूछता तो दूध में, और लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड अगर पूछे, मैलिक एसिड, तो बताइएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि मैलिक एसिड किसमें होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, HCl के बारे में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है वही देखना है। कह रहा है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का एक रंग शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? 5 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है विषम को पहचानिए। विषम को पहचानिए भैया, जरा देखिए क्या कह रहा है विषम। फल का पकना, सीमेंट की सेंटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए ये थोड़ा सा समझना है कि फल का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, सीमेंट सेटिंग रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। तो विषम पूछ रहा है कि विषम कौन सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग देखेंगे तो ई ऑप्शन बहुत कम जो है सही होता है। 12 से 14 क्वेश्चन होंगे जो ई ऑप्शन में सही जाएंगे, बाकी तो आपको आंसर पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य है, उसकी विद्युत चालकता समान होती है, उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ई होगा। क्या होगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी विद्युत चालकता समान होती है ना, विद्युत चालकता समान नहीं होती। हीरा और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता अलग अलग होती है। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, समान क्रिस्टल संरचना हीरे की अलग होती है और ग्रेफाइट की अलग होती है, इस वजह से ये भी सेंटेंस गलत हो गया। उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है ना, हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट कठोर नहीं होता, तो इस वजह से ई के साथ जाएंगे हम लोग। 25 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
26वां क्वेश्चन है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? 5 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रंध्रों का खुलना और बंद होना किस लिए होता है, वही पूछ रहा है। सी इज द राइट आंसर, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। सी इज द राइट आंसर। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण जो है, जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होते रहता है। चलिए, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है? तो जाइलम होता है। और पत्तियों से भोज्य पदार्थों को जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है वो फ्लोएम होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखेंगे। चलिए, इसको लगाते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। 4 ऑप्शन है, 4 नहीं है 5 हैं। लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, कह रहा है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश अवशोषित करता है। कौन सा सबसे ज्यादा कलर अवशोषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लाल और नीला। लाल और नीला इज द राइट आंसर। अगर पूछे सबसे ज्यादा अवशोषित कौन करता है, कौन सा कलर, तो लाल और नीला। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है और सबसे कम किस में होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बैगनी कलर में सबसे कम होती है लेकिन लाल कलर में सबसे अधिक होती है। ये भी 1-2 बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है, सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 5 ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ये गलत है। और यही पूछ रहा है कि सही नहीं है, यही सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है, ए और सी। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक, वो सक्सेशन की बात कर रहा है, सक्सेशन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्राकृतिक के योग्य बनाता है? 5 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण ये चीजें होती हैं। 30 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आगे चीजें कंटिन्यू तरीके से देखेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और 4 ऑप्शन कोशिश करिए, 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन पे काम करेंगे। देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, उसमें 8-10 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ मिला के। तो रीजनिंग हम बाद में करेंगे, रीजनिंग और मैथ बाद में करेंगे, है ना। पहले जीएस वाला पोर्शन कर लेते हैं। चलिए, इसको लगाइए। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पॉलिटी के क्वेश्चन मिल गए हैं अब, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ब्लॉक स्तर के जो निकाय हैं, इज द राइट आंसर। ब्लॉक स्तर के निकाय एक पंचायत समिति जो है किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर पे। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, आप लोगों को पता होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? 5 ऑप्शन है, बताइए कि किसे स्थापित किया गया था? सामुदायिक विकास पहल के कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था किसे?
तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये कब चला गया? अप्रैल 1953 में इसे तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जो अनुच्छेद में 14 में क्या लिखा गया है? कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन होगा। यूएसए के संविधान से भी कई सारी चीजें ली गई हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, है ना, प्रस्तावना हो गई, ये सब कहां से? यूएसए से लिया गया। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आप लोग देखिए और पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्वेश्चन पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? संविधान, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद जो है संविधान बन के तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर पूछा जाता है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और जिसे पूरे तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी पूछा जाता है। चलिए, संविधान में पूछा जाता है कि कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, 4 जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में। क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, है ना। चीजों को बस देखिए और क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करिए। कह रहा है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। और पूछा जाए कि जो केंद्र में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 4 ऑप्शन है। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। अब इसमें बताना है आपको कि कौन कौन से शामिल हैं। 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, 1 2 4, 1 2 4, तीसरा नहीं है, न्यायिक शक्तियां नहीं इसमें। चलिए अगला सवाल देखेंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन? राज्यसभा में कौन कौन शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा में पूछ रहा है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में कौन कौन शामिल होते हैं? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली,
अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कोलेजियम व्यवस्था, अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र, मौलिक अधिकारिता क्षेत्र, ये तीनों होते हैं, इसी वजह से एक से अधिक होगा। अगला कह रहा है 73वां 74वां संविधान संशोधन अच्छे से पढ़िएगा भैया, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है कितनी? पंचायती राज में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 21 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। 18 वर्ष वोट देने का, आप वोट कब देंगे? जब 18 साल के हो जाएंगे। ये वोट देने की जो आयु है, जब आप वोट देने जाते हैं तो 18 वर्ष, 21 वर्ष पंचायती राज। और पूछा जाता है कि 25 वर्ष और 30 वर्ष, 25 वर्ष लोकसभा और 30 वर्ष राज्यसभा। राष्ट्रपति, अगर पूछे राष्ट्रपति तो 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यपाल वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, 30 वर्ष है कि 35 वर्ष है, इसको देख लीजिएगा। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। अगला सवाल देखेंगे, 50-50 क्वेश्चन के 3 सीरीज हम लगाएंगे, 150 क्वेश्चन है। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, करंट अफेयर आगे हम देखेंगे कि कैसे पूछे जाते हैं। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।